2017 में केन्या में एक बेहतरीन रेल लाइन बनकर तैयार हुई है। यह केन्या की राजधानी नैरोबी को केन्या की लार्जेस्ट सिटी मोम्बासा से जोड़ती है। जहां पहले इस 600 किलोमीटर की दूरी को ट्रेन से तय करने में पूरा दिन लग जाता था, वहां अब सिर्फ 4 घंटे लगते हैं। इस रेल सिस्टम को चीन की सरकारी बैंक ने फाइनेंस किया है, चाइनीज इंजीनियर्स ने डिज़ाइन किया है, चाइनीज़ कंस्ट्रक्शन फर्म्स ने बिल्ड किया है और यहाँ तक कि इसको चाइना की ही कंपनी ऑपरेट करती है। यह प्रोजेक्ट केन्या की आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और अब केन्या के ऊपर चाइनीज सरकारी बैंकों का कई बिलियन डॉलर का लोन चढ़ गया है। इनफैक्ट केन्या के सभी लोन्स का 72% चीन से लिया हुआ है। इस रेल लाइन को इसलिए बनाया गया था क्योंकि नैरोबी से मोम्बासा को जाने वाली हाईवे के कंजेशन को कम करना था, पर ऐसा भी नहीं हो पाया है। और साथ ही वो चाइनीज कंस्ट्रक्शन वर्कर जो इस प्रोजेक्ट के लिए केन्या आए थे, लोकल वर्कर के साथ बदसलूकी करते हुए पकड़े गए। मील ब्रेक के समय अफ्रीकन वर्कर्स को अलग बैठाया गया और छोटी छोटी गलतियों के लिए टॉर्चर भी किया गया। साथ ही कई चाइनीज वर्कर घूसखोरी करते हुए भी पकड़े गए, पर केन्या की सरकार इन चाइनीज वर्कर के अगेंस्ट कोई भी कड़ा कदम नहीं ले सकी है क्योंकि केन्या में चीन का काफ़ी इकोनॉमिक डोमिनेंस है। केन्या अपने नेचुरल रिसोर्सेज को सबसे अधिक चीन को ही बेचने के लिए बाध्य है। ऐसा सिर्फ केन्या में ही हो रहा हो ऐसा भी नहीं है। इस्वातिनी को छोड़कर अफ्रीका के हर देश में चाइना ने प्रोजेक्ट बनाए हैं और उनको अपने इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस में ले लिया है। वर्ल्ड का नेक्स्ट ग्रोथ इंजन अफ्रीका ही होगा और रेयर अर्थ मटेरियल जैसे स्ट्रेटेजिक नेचुरल रिसोर्सेज भी अफ्रीका में बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, जिनकी माइनिंग पर चाइना ने अपना अधिकार जमा लिया है। अफ्रीका में 54 देश हैं और आने वाले समय में इनमें से 53 देश चाहे अनचाहे यूएन में कभी चाइना के खिलाफ वोट नहीं दे सकेंगे, जो चीन के एक छत्र राज को और मजबूत करेगा। ग्लोबल अफेयर्स के इस क्रिटिकल टाइम पर जहां यूएस दुनिया में अपनी कमिटमेंट से पीछे हट रहा है और यूरोप अपने ही कॉन्फ्लिक्ट्स में ऑक्यूपाइड है, क्या भारत अफ्रीका में चीन के डोमिनेंस को चैलेंज कर सकता है? आइए देखते हैं। And one country is emerging as the clear winner. Countries indebted to China handed over their assets to the Asian superpower. But now there is a new player in town, India. India's relationship with Africa will differ from what China does with Africa. They chose the Indian car maker Tata to revamp the entire transport system. They look at India with a great deal of hope and optimism. India has a really strong and good democracy that might be modeled in many parts of the continent. पैंडेमिक से पहले जहां भारत और अफ्रीका ट्रेड वॉल्यूम 72 बिलियन डॉलर था, वहीं चीन और अफ्रीका का ट्रेड वॉल्यूम 222 बिलियन डॉलर था। ये आंकड़ा यह दिखाने के लिए काफ़ी है कि अभी भारत अफ्रीका में आर्थिक प्रभाव के मामले में चीन से बहुत पीछे है और यहाँ पर चीन को टक्कर देना मुश्किल है। पर कुछ ऐसे भी एरियाज हैं जहाँ भारत चीन से अधिक इन्फ्लुएंस रखता है या अपने इन्फ्लुएंस को और अधिक कर सकता है। अफ्रीका और भारत के सदियों पुराने रिलेशन रहे हैं। अफ्रीका में काफ़ी बड़ी संख्या में भारतीय डायस्पोरा भी रह रहा है जो आर्थिक और राजनीतिक महत्व के पदों पर काबिज है। गांधी के अफ्रीका में सत्याग्रह को भी अधिकांशतः पॉजिटिव तरीके से ही देखा जाता है। यह पीपल टू पीपल कांटेक्ट को बढ़ावा देता है, साथ ही कई इकोनॉमिक और पॉलिटिकल मैटर में भारत को वरीयता प्रदान करता है। अफ्रीका में रह रहे इंडियंस वहां अच्छे से कल्चरली असिमिलेट हो गए हैं और अफ्रीका में उनके कंट्रीब्यूशन को पॉजिटिवली देखा जाता है, जबकि चाइनीज़ लोगों के मामलों में यह उल्टा है। भारत और चीन दोनों ही दुनिया की सबसे अधिक रेसिस्ट कंट्री में से एक हैं, पर जहां पढ़े लिखे भारतीय कम रेसिस्ट हैं और एनआरआई में रेसिज्म काफ़ी कम देखा जाता है, वहीं चीन में वहां की सीसीपी पार्टी के द्वारा इतनी अधिक सुपियोरिटी की भावना भरी गई है कि पढ़े लिखे चाइनीज़ बिजनेसमैन और वर्कर भी कई बार काफ़ी रेसिस्ट होते हैं। साथ ही अफ्रीका में चाइनीज़ डायस्पोरा भी अधिक पुराना नहीं है और कल्चरली एसिमिलेट भी नहीं हुआ है। यही कारण है कि ऐसे कई मामले सामने आते रहे हैं
जहां चाइनीज लोग अफ्रीका में ब्लैक लोगों के साथ भयंकर बदसलूकी और रेसिज्म करते हुए देखे गए हैं। यह लॉन्ग टर्म में कॉमन अफ्रीकन्स के अंदर चाइना और चाइनीज लोगों के प्रति निगेटिविटी को बढ़ा सकता है, जिसका फ़ायदा भारत को हो सकता है। चीन और अफ्रीका के बीच जो इकोनॉमिक रिलेशन उभरे हैं उनमें से अधिकांशतः गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट स्तर के हैं। चाइनीज सरकारी बैंकों के द्वारा ही अफ्रीका की सरकारों को लोन दिए गए हैं। चाइनीज सरकारी कंस्ट्रक्शन कंपनीज ने ही अफ्रीका के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में काम किया है और चाइनीज सरकारी कंपनीज ने ही अफ्रीका में ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, जबकि भारत के मामले में बिल्कुल उल्टा है। भारत की सरकार के पास तो अपने देश में ही सभी इंफ्रास्ट्रक्चर नीड के लिए कैपिटल नहीं है, तो इंडियन गवर्नमेंट अफ्रीका में इन्वेस्ट कहाँ से करेगी। भारत के द्वारा जितना भी अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट किया गया है उसका मेजर चंक प्राइवेट कंपनीज के द्वारा किया गया है। जहां गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट की इकोनॉमिक्स डील्स में करप्शन के कई मामले सामने आए हैं और साथ ही ऐसे भी कई प्रोजेक्ट में पैसा लगाया गया है जो इकोनॉमिक रूप से वायबल नहीं है। वहीं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अक्सर ऐसे बड़े स्तर के करप्शन स्कैंडल से बची रही है और प्राइवेट कंपनीज के अक्सर जियो स्ट्रैटेजिक गोल्स भी नहीं होते हैं, तो वो इकोनॉमिक रूप से वायबल प्रोजेक्ट में ही इन्वेस्ट करते हैं, जिसका डायरेक्ट फ़ायदा वहाँ की आम जनता को मिलता है, जिससे उस प्राइवेट कंपनी की इमेज अच्छी होती है, जो भारत और अफ्रीका के ट्रेड रिलेशन को और मजबूत कर सकती है। कई चाइनीज़ फंडेड प्रोजेक्ट के इकोनॉमिकली वायबल ना रहने के कारण वहाँ के आम टैक्स पेयर्स के ऊपर इसका इकोनॉमिक बर्डन आया है और आगे भी बड़ी संख्या में आने वाला है। अंगोला, यूथोपिया, जाम्बिया जैसे कई देश चीन से बड़ी रकम लोन के रूप में ले चुके हैं और ले भी रहे हैं, जो आने वाले सालों में वहाँ की सरकार को निपटाना मुश्किल पड़ सकता है। प्रोजेक्ट के इकोनॉमिक वायबल ना होने पर अफ्रीकी सरकारों को स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस के प्रोजेक्ट चीन को हैंडओवर करने पड़ सकते हैं, क्योंकि अफ्रीकी सरकारों के पास इतना पैसा नहीं है कि प्रोजेक्ट से पैसा ना आने के बाद भी वह उसके लोन की किस्त चीन को देते रहें। जैसे श्रीलंका में वहाँ की सरकार को लोन की किस्त ना दे पाने के कारण हम्बनटोटा सी पोर्ट को चीन को 99 साल की लीज पर देना पड़ा। ठीक यही प्रोसेस आने वाले दिनों में हमें कई अफ्रीकी देशों में देखने को मिल सकती है। ऐसी स्थिति में अफ्रीका और साथ ही ग्लोबल स्तर पर आम नागरिकों के मध्य चाइनीज़ गवर्नमेंट की निगेटिव इमेज को और बढ़ावा मिलेगा। ऐसी स्थिति में भारत फेयर इकोनॉमिक प्रैक्टिस के माध्यम से अपनी इमेज और अपने ट्रेड रिलेशंस को और भी मजबूत कर सकता है। भारत में ब्रिटिश राज का इतना फ़ायदा तो हुआ ही है कि भारतीय इंग्लिश भाषा में प्रवीण हो गए हैं और इंग्लिश ग्लोबल ट्रेड की लैंग्वेज भी है, जहां बड़ी संख्या में भारतीय बिजनेसमैन इंग्लिश में ट्रेड डील फाइनलाइज करने में सक्षम हैं। वहीं चीन में इंग्लिश में निपुण बिजनेसमैन की संख्या काफ़ी कम है और एक कॉमन अफ्रीकी बिजनेसमैन के लिए मैंडरिन सीखना इंग्लिश सीखने से बहुत कठिन भी है। यहाँ भी भारत को चीन से वरीयता हासिल है। जियोग्राफी की दृष्टि से देखें तो भारत चीन की तुलना में अफ्रीका के काफ़ी निकट है, जहां आमतौर पर एक शिपमेंट कंटेनर को भारत से केन्या पहुंचने में मैक्सिमम 12 दिन का समय लगता है। वहीं चीन के लिए यह समय मैक्सिमम 28 दिन का है। ट्रेड के मामले में कई कमोडिटीज़ के लिए यह शिपमेंट में लगा समय बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। यही कारण है कि कई ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज का भारत आज भी बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। अगर भारत अपने लॉजिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा बनाता है और भारतीय बिजनेस अपने आप को कॉम्पिटिटिव बनाते हैं तो भारत कई अफ्रीकी देशों में व्यापार के मामले में चीन को पछाड़ सकता है। जहां वेस्टर्न मीडिया अफ्रीका में चीन के हर कदम को काफ़ी क्रिटिकली देखता है, वहीं यही मीडिया भारत के लिए या तो गॉड रहता है या फिर सकारात्मक। अफ्रीका में भारत के प्रयासों को चीन की तरह स्क्रूटनी झेलनी भी नहीं पड़ती है। यूएस और जापान जैसे देश अफ्रीका में भारत के प्रभाव को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, क्योंकि दोनों ही देश चीन को लेकर काफ़ी सशंकित रहते हैं।
जापान तो भारत के द्वारा लॉन्च किए गए एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर में एक्टिवली पार्टिसिपेट भी कर रहा है। ओवरऑल सॉफ्ट पावर की बात करें तो वहाँ भी भारत चीन से काफ़ी आगे निकल सकता है। बॉलीवुड का कई अफ्रीकी देशों में काफ़ी अच्छा प्रभाव है, जो कल्चर और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को काफ़ी मजबूत बना सकता है। अफ्रीका की कई दिक्कतें भी भारत की दिक्कतों की ही तरह हैं। अफ्रीका भी भारत की तरह काफ़ी डाइवर्स है और दोनों ही जगह अभी सुधार की काफ़ी आवश्यकता है। काफ़ी ग्रोथ पोटेंशियल है। यहाँ भी अफ्रीका भारतीय ग्रोथ मॉडल की अच्छी बातों को अपना सकता है, जिसमें भारत एक्टिवली पार्टिसिपेट करके आने वाली सेंचुरी में अफ्रीका की ग्रोथ की सहायता से दोनों के लिए ट्रूली विन विन पार्टनरशिप स्थापित कर सकता है। 19वीं सेंचुरी यूरोप की रही थी, 20th सेंचुरी अमेरिका की और 21st सेंचुरी एशिया की रही है और आने वाली 22nd सेंचुरी अफ्रीका की होगी। नेक्स्ट वर्ल्ड ग्रोथ का इंजन अफ्रीका होगा। अफ्रीका में रेयर अर्थ मिनरल्स और लिथियम जैसे प्राकृतिक संसाधनों के भंडार भी अधिक हैं, जो अगले युग में ऑयल की तरह बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जो देश अफ्रीका में अपना डोमिनेंस स्थापित कर लेगा, वही देश ग्लोबल लीडर के रूप में उभर सकता है। कुछ दशकों के बाद भारत भी चीन की तरह अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड खो देगा, तब भारत को भी अफ्रीका से इमिग्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी। भारत को चाहिए कि वो अपने देश में अफ्रीकन के खिलाफ होने वाले रेसिज्म को ख़त्म करे और साथ ही अफ्रीकन्स के लिए एक एजुकेशनल और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को उत्पन्न करे। तभी भारत अफ्रीका के भविष्य को अपने साथ जोड़ सकेगा।